हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज जो शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बड़े खैर कहा, मेरे मद्दाह, जो मेरी गज़लों को हमेशा पसंद किया, हमेशा हौसला दिया उन्होंने, और उनकी भी बहुत सारी गज़लों को कंपोज़ मैंने किया है। एक बहुत बड़ा नाम मुशायरों की दुनिया का, अदब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्हें अदब की दुनिया में, मुशायरों की दुनिया में एक बेहतरीन नाज़िम के तौर पर दुनिया जानती है। और मेरी आज मतलब उनसे बात करने की मैं समझता हूँ कि औकात नहीं है। वो हमारे इतने बड़े शायर असर सिद्दीकी साहब, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इसलिए कि हम खुद उनसे जानना चाहेंगे उनकी ज़िंदगी की कहानी, अब तक की उनकी ज़बानी। तो आइए मिलते हैं असर सिद्दीकी साहब से। असर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने वक्त निकाला। मुझे तो डर लग रहा था, पता नहीं कब आएंगे हज़रत स्टूडियो में मेरे, लेकिन आज मैं अपने आप को खुशनसीब मान रहा हूँ कि आप मेरे स्टूडियो में आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से इस्तकबाल है आपका। तो खुदा के नाम से आगाज़ करें। बिल्कुल, ज़रूर। तो आगाज़ अल्लाह के नाम से कि हर एक फ़न में वही तो कमाल रखता है, हर एक फ़न में वही तो कमाल रखता है जो मुश्ते खाक में जाहो जमाल रखता है, और हमेशा हमेशा चांद सी रोटी पे दाल रखता है। वो मुझ फ़कीर का कितना ख्याल रखता है। वो टाकता है सितारों को शब के आंचल में, उरू से शाम का रुखसार लाल रखता है। जबीने शब पे सियाही बिखेरने वाला हर एक सुबह में सूरज उजाल रखता है। हजार माओं से बढ़कर है उसकी गमखारी, मैं सो भी जाऊं मेरी देखभाल रखता है। बहुत। असर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये शायरी का शौक कब पैदा हुआ? शायरी असल में मेरे बिरादरान में मोहतरम भी शायर थे। अच्छा। डॉक्टर गुलाम हैदर रफ़त सिद्दीकी, अमीन सिद्दीकी, और भाई के शिफा खाने में नशिस्तों का एक एहतमाम होने का सिलसिला जारी रहता था। अच्छा। शहर में आने वाला कोई छोटा बड़ा शायर शिफा खाने में आए बगैर वापस नहीं जाता था। अच्छा। तो माहौली था वो। तो मैं तो अकरम 9वीं से शेर लिखता था। अच्छा। हाँ, 9वीं क्लास में जब मैं शेर लिखता था। वो टाइम क्या उम्र रही होगी? मेरे ख्याल से 12-13। 9, 5, 14 साल का रहा हूँ। 13-14। वो तो मेरा एक भतीजा था नज़ीर के पास, वो डायरी भी थी जब मैं 9वीं 10वीं में शेर लिखता था। वो बेचारा इंतकाल हो गया तो मेरी डायरी नहीं मिली। पहला शेर कौन सा लिखा था, कुछ याद है? पहला बचपन के जो शेर, मतलब 9वीं में जब शेर लिखता था वो शेर सुनाऊं? हाँ, तो वही मैं चाहूँगा। हैरत होगी, शायरी तो ऐसे ही शुरू होती है, चाहे इकबाल की हो चाहे गालिब की हो। बिल्कुल बिल्कुल। कि ज़रा अहले महफिल झुका ले निगाहें, ज़रा अहले महफिल झुका ले निगाहें, किसी को गले हम लगाने चले हैं, खुदारा कहीं बदलियाँ छा ना जाएं, नहा कर वो खेतू चुकाने चले हैं। शायरी यहीं से शुरू होती है अकरम। बहुत अच्छे भाई। इन्हें मतलब जहाँ तक ये पहला शेर, जैसे अगर आप इन्हें रोमानी मूड पहले ही से था। हाँ हाँ, रोमानी मिजाज पहले ही से नहीं, था। रोमान से ही शायरी शुरू होती है, किसी के भी हो। तो असर साहब, जिस वक्त शायरी शुरू की आपने, किसको बताकर इस्लाह वगैरह किया करते थे? किसी को बताकर? नहीं, शुरू में तो भाई लोग देखते थे या उनकी महफिलों में पढ़ता था। अच्छा। मगर मैं तकरीबन 1985 से मैं मुशायरों में इन्वॉल्व हुआ, और जब से मैं शायरी में बहुत संजीदा हो गया। अच्छा। और फिर 85 से यानी तकरीबन 2020 तक मैं मुशायरे अनाउंस करता रहा। अच्छा। जैसे जब लिखना शुरू किया असर साहब आपने, पहला मुशायरा कहाँ पर आपने पढ़ा था? मालेगांव शुरू हुआ, फिर इतना जोर में शुरू हुआ अकरम की बता नहीं सकते हैं कि मैं भुसावल पढ़ रहा था, कि बुरहानपुर पढ़ रहा था, कि फैज़पुर पढ़ रहा था, अच्छा, या अकोला पढ़ रहा था, ये नहीं समझ में आता। विदर्भ और खानदेश में जैसे ही शुरू किया तो ये आलम था कि हफ्ते में 2-2 मुशायरे में अनाउंस करता था। तो फिर जैसे शायरी से निज़ामत की तरफ कैसे रुझान आया? अकरम, ये बोलने में मुझे तरद्दुद नहीं होगा जी कि ये महाराष्ट्र है। मैं असर सिद्दीकी महाराष्ट्र का एक शायर है, और जो लोग जमे हुए थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे, या मध्य प्रदेश के राहत हों, मुनव्वर हों, मेराज हों, शायर हों। ये मतलब खड़े नहीं होने देते थे बतौर शायर, समझ रहे ना? हाँ, तो इसलिए मैंने ये चोर रास्ता इख्तियार किया और मैंने निज़ामत शुरू कर दी। तो कम से कम खानदेश से विदर्भ तक छाता चला गया, और फिर पूरे हिंदुस्तान कहीं नहीं मुझसे बचा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उस पर आपकी आवाज़, वो लहजा, हाँ, वो तो माशाल्लाह एक बहुत, इन्हें एक शहर तारी हो जाता आवाम पर। ये सबसे बड़ी बात है, ख़ास तौर से आवाज़ की तो मैं बात करूँ। हाँ, उस पर तो हमको फ़ख्र है। हाँ, सर साहब से हम तो कभी कभी चाहते कि अगर कोई ऐसा हो
ڈاکیومنٹری جس کو وائس اوور دینا تو اثر صاحب کی آواز لیتے ہیں. تو ابھی فی الحال چل رہا ہے کہ سلسلہ بھی فی الحال بند ہے؟ نہیں, ابھی تو گزشتہ ایک دو تین مہینوں سے پہلے تو میں گیا, کلکتہ بھی گیا, اچھا, بڑودہ بھی گیا, مگر ابھی پھر سے میرا بائی پاس ہو گیا ہے ڈبل دوسری مرتبہ. اکرم تو ابھی لڑکے ذرا ناراض ہوتے ہیں کہ میں مشاعرہ نہ پڑھوں تو اچھا ہے. تو جس وقت شاعری وغیرہ کیا کرتے ہیں صاحب شروعات میں بچپن میں یا 9ویں جماعت سے جیسے آپ بتا رہے, تو وہ ٹائم کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں, ابھی پڑھائی کرو, نہیں, مت دو؟ میرے بھائی لوگ تو, میرا گھر ہی شاعرانہ ماحول میں تھا. میرا امین صدیقی, ڈاکٹر غلام حیدر اور میرے دوسرے بھائی, چاہے وہ لکھتے نہیں تھے مگر ان کو سننے اور پڑھنے کا بڑا شوق تھا. غلام رسول ہو کے یاسین کنو, سب کو شوق تھا, اس لیے وہ اس پہ معترض نہیں تھے. اور میں پڑھنے میں بھی بہت چالاک تھا, اس لیے کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوتا. اچھا, تو کوئی ایسا مشاعرہ حضرت جو بہت کامیاب رہا ہو, جہاں پہ آپ نے غزل پڑھی ہو؟ ناظم کی بات ہم بعد میں کریں. اب میں کیا بتا سکتا ہوں اکرم, میں نے خالی آپ کے بامبے میں 100 مشاعرے اناؤنس کیے ہوں گے, بڑودہ سے لے کے کلکتہ تک, وہاں سے لے کے لکھنؤ تک پڑھتا رہا. ہر جگہ اللہ نے بہت کامیاب کیا, بطور ناظم بھی اور بطور شاعر بھی میں بہت کامیاب رہا. تو دیوان وغیرہ ابھی تک شائع ہوئے کہ نہیں؟ 2 ہو گئے نا, تقدیس جس میں نعت ہے, حمد ہے, نعت ہے اور نظمیں ہیں دیگر لوگوں پر, شہر کے لوگوں پر نظمیں ہیں. اچھا. اور ایک غزل کا مجموعہ جس میں 200 غزل ہے, اور عنقریب میں ایک مجموعہ مطلب منظر عام پر لانے والا ہوں جس میں پھر 200 غزلیں ہوں. پہلا غزلوں کا مجموعہ جو ہے اس میں وہ کیا نام ہے اس کا؟ انشرا. شاید اگر یہاں جتنی کتابیں چھپی ہوں اس میں سب سے زیادہ شاید میری کتابیں بک اسٹالوں سے بکی ہے. ہاں, اچھے لوگوں تک پہنچ گئی ہے. تو اثر صاحب تھوڑا سا مجھے بچپن کے حالات کے بارے میں بتائیے. اصل میں بہت مطلب وہی 9ویں یا 8ویں پڑھتا تھا تو میرے والد گزر گئے. پھر میرے بھائیوں کے دیکھ ریکھ میں بڑا ہوا اور پھر BSc کیا. میں بامبے میں گیا, الفسٹن کالج میں تھا میں. اچھا. ہاں, رائل انسٹیٹیوٹ میں بھی میں 1 سال پڑھا. اس کے بعد میں نے آ کے MSG میں BSc پورا کیا. اوکے. تو حالات بچپن کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک؟ ہاں, اچھا تھا. بھائی لوگوں نے دیکھ ریکھ کی, والد تو نہیں تھے. تو ممبئی میں کتنے سال آپ رہے کالج میں؟ 3 سال رہا. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک کے جیسے 2 دیوان تو آپ کے شائع ہو چکے ہیں, تیسرا آنے والا ہے. تو ابھی تیسرا آنے والا ہے, تو یعنی کل ملا کے یہ 200 غزلیں ایک دیوان میں ہیں, اور پھر آئیں گی 200, یہ 400. اور جو دوسرا تھا وہ حمد اور نعت. کسی نے, غالب نے, اقبال تک بھی جائیں گے آپ تو میں نے 35 حمدیں لکھی ہیں اور نعتیں لکھی ہوں گی 70 کے قریب. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. حمد کوئی لکھتا نہیں جلدی, اور ایک حمد بطور تبرک کے لیے اپنے دیوان میں رکھتے ہیں لوگ. میں نے 35, اللہ کی بڑی میں مجھ پر رہے میں کہ میں نے 35 حمدیں لکھی. اس میں سے کون سے حمد آپ کے دل کے قریب ہے؟ ایک حمد ہے جو احمد اظہار کو جانتے ہوں گے, جو آپ بمبئی میں ہے آپ کا, وہ آیا تھا میرے گھر ملنے کچھ لوگوں کو لے کے, تو اس نے یہ کہا تھا کہ اظہر صاحب یہ حمد آپ کی پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے. تو وہ حمد میں آپ کو سنا دوں گا. اکرم, آج تک یہ ہوا ہے, آپ کسی بھی زبان میں دیکھ لیجئے, کہ آج تک یہ ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شامیں دیتا ہے, صبح دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, مال دیتا ہے, سانسیں دیتا ہے نا, خوبصورتی دیتا ہے. مگر اکرم, آج ایک حمد ایسی کہ اللہ تعالیٰ کب کن لوگوں سے کیا چھین لیتا ہے. یہ حمد کا ایک نیا روپ کہ بوقت شام آپ کے سامنے, بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے. بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے, وہ صبحوں میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے. اکرم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ, ایک سورہ لقمان اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اللہ کی زمین پہ اکڑ کے مت چل. تو وہاں سے شعر کہہ رہا ہوں کہ بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے, وہ صبحوں میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے. قرینے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کی. اکرم, یہ 50 لاکھ کا فارم ہاؤس خریدنے سے ہمارے باپ کا نہیں ہوتا, سب زمینیں اس کی ہیں, تمام آسمان اس کے ہیں, کہ قرینے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے. تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. اکرم, انسان نے تو مریخ پہ پہنچ گیا, چاند پہ پہنچ گیا,
मगर मैं पूछता हूँ कि क्या एक गेहूं का दाना या केले का छिलका बना सकता है इंसान? कतई कतई। कि गरीने सीख लो, उसकी ज़मीं पर चलने फिरने के तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। हर एक दाने में उसके फैज़ की मौजत नुमाई है, हर एक दाने में उसके फैज़ की मौजत नुमाई है। निवालों से भी ना कदरो वो लज्जत छीन लेता है, निवालों से भी ना कदरो वो लज्जत छीन लेता है। अकरम कितनी इज्जत है शायर में आपकी, और लुमा जानो मीनारों के इस शहर में, मगर बड़ी मुश्किल से मिलती है अकरम, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की। जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। वाह 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 सर साहब, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। उसी के अदल पर कोई किसी को हुकूमत मिल जाए तो बहुत गुरूर न करे, उसी के अदल पर कायम है तारीख़ इंसानी, उसी के अदल पर कायम है तारीख़ इंसानी। वो कम ज़रफ़ों से ऐवान हुकूमत छीन लेता है। बुझ के ज़लज़ले में कैसे कैसे लोग मलिया मेट हो गए, मगर एक शीर खार बच्चा एक स्लेब के नीचे अपनी मुर्दा माँ का बहता हुआ खून पी कर 8 दिन जिंदा सलामत रहा और उसे निकाला गया। शेर आप सुन रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत ने एक नामी की, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। और कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरगों में, कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरगों में, कभी साहिल पे तैराकों से हिम्मत छीन लेता है, कभी साहिल पे तैराकों से। और अब आखिरी शेर मक्ता पढ़ रहा हूँ इस तारीख के साथ कि अल्लाह के रसूल से खुदा ने कहा, जब सारे कुफ़ारान मक्का ने आपको घेर लिया तो अल्लाह ने कहा कि नबी ये एक मुट्ठी रेत ले, आयत पढ़ के फूंक दे, सब अंधे हो जाएं। और ज़माने ने देखा कि कुफ़ारान मक्का अंधा हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पर निकल गए। शेर वहाँ से कि बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, ज़रा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है, कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरकों में, कभी साहिल पे तैराकों से हिम्मत छीन लेता है। सबक सीखो असर तारीख़ हिजरत की शहादत से, सबक सीखो असर तारीख़ हिजरत की शहादत से, वो अक्सर आँख वालों से बशारत छीन लेता है। क्या काशी की आदत, बहुत कमाल, बहुत कमाल। वाकई में ये बहुत बड़ा शेर है, बस इसीलिए तो हम आपके मुरीद हैं हजरत। और आप वक्त नहीं दे रहे थे हमें, मैं चाह रहा था ये सारी चीज़ें अवाम तक हमारे पहुंचना चाहिए। नहीं, मेरे बच्चों को अभी ये बहुत खूबसूरत मौका है कि बता दोगे कैसे मेरी गज़ल के ज़रिए आप टीवी के मुकाबले में एकदम अव्वलीन पायदान पे पहुंच गए थे। एक काम करो, वो दे दो असर साहब। वो पेशा है आरज़ू खाम संदल की तरह, वो मैंने वो बताओ उनको मालूम नहीं होगा। असर साहब की गज़ल थी, किसकी शादी थी उस वक्त असर साहब जब मैंने गाया था? ये तौसीफ की शादी थी। तो असर साहब ने ना गज़ल मुझे दिए कि यार अकरम इसकी कुछ धुन बना। तो एक नात हमद थी मेरे ख्याल से, एक भाई की हमद थी और मेरी गज़ल थी बूफेशा है आरज़ू खाम संदल की तरह। तो उसकी मैंने कंपोज किया था, क्या माशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स मिला था टीवी में। मैं उसको थोड़ा गुनगुनाना चाहूँगा, असर साहब की यादें जरूर याद, थोड़ा बहुत सबको मजा आ जाए। बूफेशां है आरज़ूए खाम संदल की तरह, बूफेशां है आरज़ूए खाम संदल की तरह, हो गया है दिल किसी, हो गया है दिल किसी सुनसान जंगल की तरह। बहुत बूफेशां तूने कांटे भर दिए दामन में, लेकिन जिंदगी तूने कांटे भर दिए दामन में, लेकिन जिंदगी चाहता हूँ आज भी तुझको मैं पागल की तरह।
میری ابھی آواز تھوڑی سی نہیں اچھا، بہت اچھا، وہ یاد ہے میرے کو، اور میری بہترین کمپوزیشن میں سے ایک غزل ہے یہ. تو اثر صاحب ابھی فی الحال آرام ہی کر رہے ہو آپ؟ نہیں، ابھی یہ جب سے آپریشن ہوا ہے تو یہ کب ہوا آپریشن؟ ابھی آپ کا 2 مہینہ 10 دن ہوا ہوگا میرے خیال. تو آگے بھی مطلب ہے ارادہ جاننے کا؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اکرم. ہم لوگ کہاں چھوڑ سکتے ہیں یہ چیز، تو ہماری روح کے ساتھ یہ اس کی صحبت ہوتی ہے، تو ان کے دباؤ سے کہاں بچ سکیں گے. اثر صاحب کوئی جیسے اتنی ساری ابھی 400 سے زیادہ غزلیں ہو چکی ہیں، سب سے پسندیدہ غزل کوئی، اس کے میں چاہوں گا 2-4 اشعار کچھ ہمارے تو ہے نا، آج انٹرویو کے بجائے مشاعرہ ہی ہو جائے یار. میں چاہوں گا کم سے کم اس چیز سے فیضیاب تو ہو جائے ہمارے ناظرین. یہ ایک غزل سناتا ہوں ضرور ضرور. کہ شفق کے رنگ. اکرم سنو یار، یہ ایک فنکاری یہ مطلع کو داد دے سکتا ہے. شفق کے رنگ رخسار صبا سے بات کرتے ہیں. شفق کے رنگ رخسار صبا سے بات کرتے ہیں. یہاں کے پھول پازیب ہوا سے بات کرتے ہیں. پازیب ہوا کا جواب نہیں ہے. ہوا کے پیر میں باندھے کسی نے نقرئی گھنگرو، کسی کے ہاتھ کھلے گیسو ہوا سے بات کرتے ہیں. کسی کے ہاتھ کھلے گیسو، کسی کے ہاتھ کھلے گیسو ہوا سے بات. ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کا ایک رشتہ ہوتا ہے اکرم، جی جی، بہت نازک سا رشتہ. مجھے تو ابھی بہت احساس ہے فی الحال. جی، وہ ایک شعر میں نے وہ رشتے کے لیے پیش کیا. یہ شعر میں وہ رشتہ ہے. مہک اٹھتے ہیں شاخ درد پر تاثیر کے گنچے، میرے زخم جگر دستے شفا سے بات کرتے ہیں. اکرم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرش پر ہی پر اللہ سے روبرو گفتگو کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ سے کلام کیا. مگر اکرم کوئی ہے جو روز اللہ سے گفتگو کرتا ہے. شعر سنیں گے آپ. ندامت کے چراغوں سے چمک جاتی ہیں تقدیریں. ندامت کے چراغوں سے چمک جاتی ہیں تقدیریں. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. ایک معرفت کا شعر سنو کہ تیری چشمے تغافل سے شکایت کیا کروں جانا. تیری چشمے تغافل سے شکایت کیا کروں جانا. میرے جذبے تیری بوئے قبا سے بات کرتے ہیں. اثر سنیے کبھی احساس کے حساس کانوں سے. ستارے رات بھر بھیگی ہوا سے بات کرتے ہیں. حضرت یہ ایک بات بتاؤ کہ ایسے کون سے استاد شعرا ہے جن کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، یہ شاعری میں یہ گہرائی کہاں سے آئی؟ اکرم تمہیں معلوم ہے، ابھی میں پوچھوں گا کہ اکرم اتنا اچھا کیوں گاتے ہیں آپ، تو آپ کہیں گے کہ بڑی محنت کی ہے، ریاضت کی ہے میں نے اظہر صاحب جب مجھے گانا ہے. تو یہ تو مطالعے کی دین ہوتی ہے، جتنا مطالعہ کرو گے. اگر اردو ادب میں مجھ سے پوچھا جائے تو جس دن اردو شاعری آخری سانس لے لے گی اس دن بھی دوسرا غالب نہیں پیدا ہوگا. تو غالب کو تو بہت چاہتا ہوں میں. غالب کا دیوان میری تکیے کے نیچے ہوتا ہے. جب مجھے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہے تو میں غالب کو پڑھتا ہوں. پھر غالب کے بعد اتنی خوبصورت شاعری جو زبان کی ہوتی ہے. شعر زبان سے بنتا ہے. جذبہ جب تک شعر کا پیرہن نہیں پہنے گا اکرم، وہ شعر نہیں بن سکتا. شعر بننے کے لیے اسے زبان چاہیے. تو غالب سے اچھی زبان تو اردو میں کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو پھر جوش ملی آبادی کی زبان، خوبصورت زبان. پڑھ کے کچھ آ جائے. تم کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کو زبان سیکھنا ہے تو جوش کو پڑھنا پڑے گا. جوش ملی آبادی اس کی زبان. پھر ہم نئے دور تک پہنچ جائیں گے. تو ہاں پروین چھاکر خوبصورت شاعری. تو یہ ان لوگوں کو دیکھ کے پڑھ کے اللہ نے مجھے بھی کچھ سکھا دیا. تو اثر صاحب جیسے جو بہت سے بھی نئے شاعر بھی آ رہے ہیں، نوجوان شاعر بہت سارے، تو ان میں سے کوئی ہے اپنے شہر میں فی الحال جو آپ جن کو پسند کرتے ہیں کہ اچھا کوشش کر رہے ہیں نوجوان؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ زبان کے بغیر تو شاعری ہوتی نہیں ہے. ہم کچھ بھی اوٹ پٹانگ استعارے استعمال کر کے کچھ کہہ دیں اور کہیں کہ بہت نیا کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ایک شاعر تھا مشتاق احمد مشتاق، مگر نہ جانے کیا ہوا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ ابھی بیمار ہے. ہاں وہ بیچارہ بیمار ہے اور بہت مجبوری اور معذوری تک پہنچ چکا ہے. اور نہ مجھے اور تو کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں اکرم. میں گلوکاروں کی بات کر رہا ہوں. غزلوں میں آپ کون سے ایسے غزل گو ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں؟ مغنیوں کو. جی اکرم، مغنیوں میں دیکھیے یہ شاعر نے جو غزل گائیگی شروع کی کیونکہ اس کی معراج سمجھ ہو گئی
जब रमज़ान भाई ने गज़लें पेश की और उन्होंने इस शहर को गज़ल गायकी का तरीका बताया, तो वो तो उस्ताद गज़ल है ना। अब ये मुश्किल ये है कि अकरम तुमसे मैं इंटरव्यू हो रहा है इसलिए तुम्हारी तारीफ करना था। नहीं, आप अपने दिल की बात कीजिए। हाँ, मैं अपने दिली की बात करूंगा, लोग शायद इस पर कुछ एतराज़ भी करें। उसके बाद मैं गज़ल गायकी में अकरम तुमको मानता हूँ और मैं ये कहता हूँ अगर रफ़ीक मुक़ादम की वो 27 सीढ़ियाँ ना हो तो असर को कोई अकरम को सुनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मगर वह 27 सीढ़ियाँ कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जल्द ही कोशिश करूंगा अपने फार्म हाउस पे एक महफिल हाँ, मैं आऊँगा जरूर। हाँ, तो असर साहब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो पाए के गज़ल सिंगर्स हैं, गुलाम अली हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए, आबदा परवीन हो गए, अहमद हुसैन, महमद हुसैन, जगजीत सिंह साहब, हरिहरन, इनमें से कौन से ऐसे जो आप जिनको ज़्यादा? देखिए, गज़ल गायकी क्या है ये तो आप जानते हैं अकरम, है ना, मुझसे तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। गज़ल गायकी को जिसने समझा और जिसने गज़ल गायकी को माशूका बना दिया लोगों के लिए, उसका नाम है बेगम अख्तर। उसके बाद हम मेहदी हसन तक भी आते हैं। मेहदी हसन ने बहुत खूबसूरत पैराए में गज़लें पेश की और यानी बहुत ही डूब कर गज़लें, जिसे गाना कहते हैं, गज़लें गाने तक पहुंच गई अगर गज़ल गायकी अकरम, तो फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं है, कुछ मज़ा ही नहीं है, ताजगी नहीं है, दरख्शंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर जब गज़ल गायकी डीप में जाती है आपके क्लासिकल और उसकी आमेजिश से बनती है तो गज़ल गायकी हो जाती है। हम फिर मेहदी हसन तक पहुंचते हैं। और अगर महाराष्ट्र का तस्करा है तो महाराष्ट्र में जगजीत सिंह से तो बेहतर गाने वाला, गज़ल गाने वाला पैदा नहीं हुआ। असर साहब, जैसे अभी माशाल्लाह आपकी ज़बान पे आपको इतना वूर हासिल है, एकदम नपे तुले अल्फाज कहीं ऐसा भटकता हुआ नज़र नहीं आता है। तो अकरम 35 साल तक तो मैं मुशायरे अनाउंस करता रहा, दोहा, कतर, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कहीं हर बड़े शहर में। तो अगर ऐसा होता तो मैं कैसे कामयाब? मेरी 56 साल की उम्र है, मैं जब से सुन रहा हूँ जब से यही हाल है ना। हाँ, मतलब वो जबान का वो जो उबूर है उसके ऊपर एक पकड़ जो अभी तक के माशाल्लाह कायम है और वो बढ़ रहा है बल्कि उल्टा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि इसमें उस्ताद किसको मानते हैं अपना आप? मेरे उस्ताद तो अतीक अहमद अतीक है। अच्छा। मैं देखिए, अतीक अहमद अतीक की एक खूबी थी, वो कोई शायर बहुत बड़े नहीं थे, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, लोग एतराज़ करेंगे, मगर सेहत लफ्ज़ी में और फ़न उरूज़ में अतीक अहमद अतीक का जवाब नहीं था। और मुझे यही सीखना था, इतना ही समझना था मुझे। उनके यहाँ एक एक लफ्ज़ का शनाख्त थी, एक एक लफ्ज़ की सेहत लफ्ज़ी की, यानी उस लफ्ज़ को कैसे बोलना है। जब आप कोई गज़ल लिखते थे, उनको सुनाते थे, तो उनकी क्या अंदाज था सुनने का और फिर उसके बाद रिएक्शन क्या होता था? बराबर करते थे और बहुत अच्छे शेरों पर बहुत दाद देते थे और अगर कोई गलती करता था तो सरजनिश भी करते थे। अच्छा। और ये भी कहते थे कि आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। और बड़े ही नर्म और मुलायम लहजे, बहुत मुलायम लहजे में, ऐसे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था। क्या बहुत बहुत कीमती शख्स। बतौर उस्ताद उनको कैसा पाया आपने? बहुत मुशफिक, बहुत रहनुमा और बहुत ही मोहब्बत करने वाला शख्स अतीक अहमद अतीक। और मैं अकरम कहता हूँ कि लोग, इवन मुझे ले लो, मैंने अगर 35 साल किया, इतने मुशायरे किए, दर दर भटका, बड़ी दूर दूर तक गया, तो पैसे मिले मुझे, इसलिए मैंने किया। मगर अतीक अहमद अतीक वो शख्स था जिसने लोगों की रहनुमाई से लेके तवाज़ुन तक को चलाना, पूरी दुनिया में जिस मुल्क को हम नहीं जानते तवाज़ुन वहाँ भी जाता था अकरम। इतनी बड़ी बात। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने उर्दू की खिदमत के लिए तवाज़ुन की खिदमत की और आखिर तवाज़ुन उनके साथ कब्रों में दफन हो गए। फिर उसके बाद किसी ने उसको कोई कोशिश नहीं किया। तो जैसे उन्होंने बहुत सारी गज़लें भी ज़ाहिर लिखी होंगी हज़रत, तो मैं चाहूँगा कि उनकी आपको जो उनकी गज़लों में से कुछ एक आध पसंद हो तो वो ज़रूर बताइए। नहीं, गज़लें कुछ याद है उनकी गज़लें? इतने मुशायरे पढ़ते पढ़ते अपनी गज़लों को तो याद करने का वक्त तो नहीं था अकरम, किसी के गज़ल उस्ताद की कहाँ से याद है? और भी तो बहुत से शायर, जैसे अदीब मालेगांवी साहब थे, वो आप ही के दौर के हैं क्या? नहीं, वो तो बहुत पहले के हैं। वो यानी उस्तादों में शुमार होंगे। अगर इस शहर की मतलब बुनियाद सुखन हम समझें, यानी जो मजबूत हो रही थी, तो वो अदीब से थी। अच्छा। अदीब ने बहुत मजबूत किया उसको। अदीब बेशक संग बुनियाद है यहाँ की शायरी का। जैसे कि असर साहब अपना खानवादा जो है वो शुरू से पावर लूम से ही जुड़ा हुआ है। हाँ। तो ये शुरुआत से ही है या बाद में आप लोगों ने शुरू किया? नहीं, ये हमारे वालिद से ही है। ये पावर लूम का जो कारोबार है ये वालिद ने शुरू किया था और उसी से हम भाइयों तक पहुंचा। अच्छा। और मुझसे मेरे बच्चों तक पहुंचा। उस वक्त का जो कारोबार था अपना
पावर लूम का कपड़ों का जो था उस वक्त के टाइम में और अभी में क्या फ़र्क महसूस करते आप? नहीं अकरम, पावर लूम ने तो बहुत तरक्की की। ये पावर लूमों का शहर कहलाता है। पावर लूमों, अजानों, मीनारों के शहर की सारी दरख्शंदगी इसी पावर लूम के मरहून मिन्नत है। आज भी अगर पावर लूम का चक्कर रुकता है ना अकरम, तो ये शहर की तमाम रोशनी रुक जाती है, शहर की धड़कन रुक जाती है। पावर लूम के हवालों से मालेगांव बहुत तरक्की पजीर है, तो पावर लूम के मालेगांव में जिंदा रहने की बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं जो उर्दू में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, यानी उनको गज़लों का शौक़ है, सुनने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है। तो ऐसे कोई है आपके दोस्त अहबाब में, ऐसे कुछ लोग हैं? मालेगांव में अगर हम समझे जाए अकरम, तुम खुद जानते हो, बहुत करीब से जानते हो कि उर्दू को मैं अभय शाह को आशिक उर्दू कहता हूँ। उसने जो उर्दू से मोहब्बत की, साल भर में एक नशिस्त अपने यहाँ करता है, उर्दू किताबें पढ़ता है। उसने मीर से लेकर परवीन शाकिर तक पे हमारे शोरा पे उसने मराठी में मज़ामीन लिखे हैं और उर्दू से टूट कर उसने मोहब्बत की है। बेशक, और उनको बड़ा ज़ौक़ भी है और अच्छा, मतलब एक ज़ौक़ है उनको, शायरी समझती भी है, सबसे बड़ी बात है। और गज़ल वगैरह गायकी को भी बेइंतहा पसंद करते हैं। और आज भी जब भी मिलते हैं बड़ा हौसला देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं वो। मैं ये जानना चाहूँगा असर साहब कि जैसे अभी जो माहौल है पूरे देश का, इस माहौल में उर्दू के लिए क्या किया जाना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद ख़त्म होती जा रही है हमारी। देखिए अकरम, मुशायरे ख़त्म हो सकते हैं, उर्दू नहीं ख़त्म हो सकती है। अभी एक लीडर ने, बीजेपी के लीडर ने, उसने कहा कि उर्दू दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़बान है। खुशवंत सिंह ने कहा है कि उर्दू दिल की ज़ुबान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि उर्दू तारीख की आंच पर और तौसीफ की कढ़ाई में मुख्तलिफ अनासिर से बना वो कीमिया है जिसे हम नज़रअंदाजी नहीं कर सकते, और ये कभी नहीं ख़त्म होगी। आज अगर हम छोड़ देंगे तो गैर इसे अपना लेंगे, उर्दू जिंदा रहेंगी। उर्दू मुशायरों का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उर्दू मुशायरों का मेयार गिरता चला जा रहा है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि उर्दू की तालीमी कम होती चली रही है। आपको ज़बान कहाँ मिलेगी? आप पूरा मुशायरा सुनिए और मुझे लफ्ज़ ला के बताइए कि इतने लफ्ज़ों पर मुशायरा ख़त्म हो गए, फिर बात कर लेंगे। टूटे फूटे जज्बे और मुतासिर करने वाले और हमारे जज्बात से जुड़े हुए, जिस पे हम अचानक वो हो जाएं, ऐसे जज्बात की शायरी हो रही है। शायरी की कोई इस्तिआराती और उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। जो भी हो रहा है वो बस काम कमाने पूरता हो रहा है। कमाने पूरता, यानी आजकल के मुशायरे अगर देखा जाए तो शायद जरिया माश बन गए, जरिया माश। तो असर साहब माशाल्लाह आपके 2 दीवान आ चुके हैं, हाँ, है ना? तो एक का नाम है इंशिरा। ये नाम किस वजह से आपने रखा था? इंशिरा ये एक मतलब हमारी कुरानी नाम है ना, सूरह इंशिरा है। हाँ, वहीं से मैंने लाया। इसका मतलब है जाहिर होना, खुलना। और उसमें कुछ आपके वालदा, मैंने इंशिरा में उसका फोटो छापा है, उससे इंतसाब किया उसी के नाम। अच्छा। और मैंने उसके नीचे लिखा है कि मेरी एकदम बेपढ़ी लिखी औरत थी और मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, मैं तकरीबन 10-12 साल का था। उसी ने परवरिश की, और अगर उसने ऐसा बनाया कि मैं ऐसा बना, कम से कम इस शहर को तो सारी दुनिया में मशहूर किया, तो ऐसा बना, तो ये मेरी एक उम्मी माँ का करिश्मा है और किसी का करिश्मा नहीं। मैंने उस किताब में लिखा है कि मैं इसको उसके नाम मानवन करता हूँ, उस माँ नजमुन्निसा मोहम्मद सिद्दीक के नाम, जिसने एक लाउबाली शख्स को असर सिद्दीकी बना। एक रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा है मेरी, माँ के ऊपर जो अशार लिखे, हाँ, वो सुनाता हूँ तुम्हें। ख्यालो ख्वाब को नगमे बनाने वाला, ख्यालो ख्वाब को नगमे बनाने वाला हूँ, दीदा ज़ेब गुब्बारे बनाने वाला हूँ। समुंदरों के तकब्बुर को ये खबर कर दो, समुंदरों के तकब्बुर को ये खबर कर दो, मैं साहिलों पे घरौंदे बनाने वाला हूँ। और कहो ये माँ से अकरम, ये सारी तरक्की और ये जो है ना, ये हमारी मेहनत से कम हमारी माँ के फूड़े लड़ते हाथों के दुआओं से हासिल होती है। कहो ये माँ से के चमकाएगी दुआओं से, मैं पत्थरों से सितारे बनाने वाला हूँ, मैं पत्थरों से सितारे बनाने वाला हूँ, और नगमात से लबरेज सवेरा न मिलेगा।
वीरान जजीरों पे परिंदा न मिलेगा, इस सूखे हुए दरिया की सब रेत निचोड़ो, अब दश्त में आगे कोई चश्मा न मिलेगा। मेरा भरोसा है और ये मेरा इत्तेकाद है अकरम कि कोई औरत खूबसूरत नहीं होती, मगर जब वो माँ बनती है तो खूबसूरत हो जाती है। सूखे हुए दरिया की सब रेत निचोड़ो, अब दश्त में आगे कोई चश्मा ना मिलेगा। महताब की बस्ती में हसीनों का है मेला, महताब की बस्ती में हसीनों का है मेला, माँ जैसा मगर एक भी चेहरा ना मिलेगा। एक मतलब ये है, मैं रवत सुना रहा हूँ। अपने घर का टूटा छप्पर यार गरीबा लगता है, अपने घर का टूटा छप्पर यार गरीबा लगता है, और बूढ़ी माँ का बूढ़ा चेहरा माए दरख्शां लगता है। वाह वाह, माशाल्लाह, वो दीवान मुझे दे देना भाई ज़रूर। मैं चाहूँगा उसमें और कुछ गज़लें मैं बनाता हूँ असर। हाँ नहीं देता, इंशाल्लाह एक महफिल बहुत अच्छी है। नहीं अपने घर पे भी एक महफिल करेंगे। तो असर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त दिया आपने, यानी आप ऐसी हालत में भी आए, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार। नहीं अकरम, अब कब से मैं टालता रहा था, मगर अब आना ज़रूरी हो गया था, इसलिए कल इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी और मैं आया और आके बहुत। और कैसा है असर साहब, एक दस्तावेज हो जाएगी, एक नहीं बिल्कुल जिंदगी भर के लिए एक नहीं, आपका एक काम है महफूज हो और ये काम बहुत आप अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत ही इसकी तहनीत करता हूँ। अल्लाह आपको इसकी जैसा थे। बहुत बहुत शुक्रिया असर साहब। और मैं दोस्तों, उम्मीद है कि असर साहब के साथ ये मुलाकात, ये गुफ्तगू आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और अच्छी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं वापस।